एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका ट्यूटर, आपका ट्रेनर अमन बहल। और आज की जो क्लास बेस्ड है ये एक आइडिया पे है जो आप ही लोगों से मुझे मिला। आइडिया ये है कि सर आप पूरा वीक पढ़ाते हो एडिटोरियल्स, और भी बीच में कुछ छोटा मोटा अपने जो है सेशंस होते रहते हैं। वीक के एंड में एक ऐसी क्लास हो जिसमें पूरे वीक का पढ़ा हुआ रिवाइज हो सके, और साथ ही बार बार एडिटोरियल पुराने खोल के ना देखने पड़े। एक सिंगल क्लास में सारी चीज़ें कंबाइंड हो। पूरे वीक में आपने जो वोकैब अच्छी अच्छी पढ़ी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, जो ग्रामर आपने सीखी हो, एक ही क्लास में आ जाए। तो इसी तरीके से एक रिवीजन क्लास को बनाया है, क्लास नंबर 1 है। ऐसी 10 क्लासें हम पब्लिश करेंगे 10 वीक्स में। और ये 10 क्लासेस इस तरीके की होंगी कि एग्ज़ाम से पहले आप कभी भी 4-5 घंटे लगा करके इन 10 क्लासेस को देख लें तो आपका पूरा वोकैब और ग्रामर रिवाइज हो जाएगा। चलिए, होपफुली क्लास बहुत काम की होगी, आपको पसंद भी आएगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। शुरू करें अब। चलिए, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं लगाना है। आपके सामने क्या है जी, 2 कॉलम बना रखे हैं और इन दोनों कॉलम्स में है फ्रेजल वर्ब्स और इनके मीनिंग्स। ये वही सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो पूरे पिछले वीक के दौरान आपने मेरे साथ सीखी। मैं सभी को एनकरेज करूंगा, वीडियो को पॉज करो और इन दोनों कॉलम्स को मैच करो। क्राई फाउल, इसको मान लो इससे करना है मैच। बीफ अफ को मान लीजिए आपको इससे मैच करना है। तो किसको किसके साथ आप मैच करेंगे? चलिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना। अब मैं एक एक करके फ्रेजल वर्ब आपको समझाता जाऊंगा कैसे बनी है। देखिए, फाउल क्या होता है? आपने कैरम बोर्ड खेला होगा तो फाउल क्या होता है? जिसमें आपका स्टार्टर जो होता है, स्ट्राइकर जो होता है, वो किसी होल में चला जाए। फुटबॉल में भी फाउल होता है जब आपकी गेंद जो है फुटबॉल मैदान के बाहर चली जाए, या आप किसी जो है प्लेयर को धक्का मार दें, गिरा दें। तो फाउल क्या होता है? एक पेनल्टी होती है स्पोर्ट्स की दुनिया में, और पेनल्टी पे रेफरी हमेशा आपको सजा देता है। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट आपके साथ खेलते हुए कोई पेनल्टी या फाउल करे लेकिन रेफरी उसको सजा ना दे, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्राई फाउल करना। चीख चीख करके अपने साथ हुए इनजस्टिस को, अन्याय को सबको बताना। देखो देखो, मेरे को पकड़ लिया, इसको नहीं पकड़ा, उसको नहीं पकड़ा, सब लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ा है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्राई फाउल करना। याद रहेगा ना? इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि याद करवाना आपको चीज़ें। फाउल हो गए सामने वाले से, लेकिन आपको इनजस्टिस हुआ ना, आपको पकड़ लिया सामने वाले की जगह पे। तो क्राई फाउल का मतलब होता है जी टू प्रोटेस्ट एज अ विक्टिम ऑफ इनजस्टिस। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये आप एफ के साथ में कंबाइन करेंगे। चलो, फॉर वॉन्ट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है अंग्रेजी में। फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। वॉन्ट का मतलब होता है जी जरूरत, और जरूरत उसी चीज़ की होगी जो आपके पास नहीं है। फॉर वॉन्ट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया क्योंकि परिवार से सपोर्ट नहीं था। आई कुड नॉट गेट अ गुड एजुकेशन फॉर वॉन्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आई कैन नॉट ड्राइव दिस कार फॉर वॉन्ट ऑफ पेट्रोल। तो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग के लिए ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होती है। मेरे ख्याल से अब हमेशा याद रहेगी, ठीक है? एच को आप इससे एच को कनेक्ट करके रखें। तीसरा है जी थ्रो अप। थ्रो अप का सीधा सा मीनिंग मैंने आपको बता रखा है, वैसे तो गहरा मीनिंग है इसका, बट टाइम लग जाएगा काफ़ी। याद कर लो, इजी है। थ्रो अप का मतलब होता है किसी चीज़ को, आइडिया को, ख्याल को इंट्रोड्यूस करना, सबके सामने लाना। यानी कि अशर इन या ब्रिंग इन करना, है ना? किसी चीज़ को सबको, सबके सामने पहली बार लाते हो। इलॉन मस्क टेस्ला की कार लेकर के आया, ईवी वाली कार। तो इलॉन मस्क ने टेस्ला के ईवी कार को थ्रो अप किया, अशर इन या ब्रिंग इन किया। तो ये थ्रो अप जुड़ जाएगा जी के साथ। नेक्स्ट है जी अपना रन इनटू। रन इनटू क्या होता है जी? आप सड़क पे जा रहे थे, अचानक से कोई टकरा गया, आप उसके अंदर रन इनटू कर गए, यानी उससे भिड़ गए। तो जिंदगी में कोई भी चीज़ जब अचानक से मिले तो आप उससे रन इनटू करते हैं। कोई दोस्त मिल गए तो यू रन इनटू अ फ्रेंड। कहीं पे आपको कोई चुनौती मिल गई, चैलेंज मिल गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सो यू रैन इनटू अ चैलेंज, और यू रैन इनटू अ, ठीक है ना, जो भी चुनौती है। टू मीट समथिंग, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली समथिंग, या टू एनकाउंटर समथिंग। रन इनटू करना। लेने गया था सब्जी लेकिन रन इनटू कर गया मेरे दोस्त में, अचानक से मिल बैठा मेरे दोस्त से। अगला है जी बीफ अप। देखिए, बीफ क्या होती है? जानवर की चमड़ी, है ना, ऊपर का मांस, जिसको खाते भी हैं। और अप का मतलब होता है ऊपर करना, यानी बढ़ाना। अगर किसी जानवर की चमड़ी को और मोटा कर दें, बढ़ा दें, तो आप क्या कर रहे हैं उस जानवर को? अरे मजबूत बना रहे हैं उसको। राइनोसोरस आपने सुने होंगे, है ना, ये गंडे वेंडे होते हैं, बहुत मजबूत चमड़ी होती है इनकी। तो बीफ अप करना यानी किसी चीज को मजबूत बनाना।
अंबानी की अगर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है तो आप ऐसा पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, द सिक्योरिटी ऑफ मुकेश अंबानी हैज़ बीन बीफ्ड अप। ठीक है, सिक्योरिटी को और मोटा कर दिया। चलिए, मोटा करने के लिए, मजबूत करने के लिए स्ट्रेंथन और फोर्टिफाई, इन दोनों वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। चलिए, होपफुली सब चीज़ें समझ में आ रही हैं और मज़ा आ रहा होगा आपको। अभी एक लाइक दे दो इस क्लास को, आपके लाइक देख करके मन करेगा हर वीक इस क्लास को लेकर के आए। नेक्स्ट अपने पास जो फ्रेजल वर्ब है वो है बेयर आउट। डिटेल में अंदर इसलिए नहीं जाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बेयर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रूफ देना, किसी चीज़ को साबित करना। आपने कह तो दिया, लेकिन बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाने पड़ेंगे ना। आपने बोल दिया भी इसने चोरी की है, तो क्यों की है, कब की है, उस चोरी की कोई फुटेज लाओ, उस चोरी का कोई गवाह लेकर के आओ। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बेयर आउट करना, किसी चीज़ को प्रूव करना, या किसी चीज़ को, कहाँ डाल दिया मैंने, टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर समथिंग। इसको सब्सटेंशिएट करना भी बोलते हैं, है ना। किसी बात को डॉक्यूमेंट के जरिए प्रूव करने को सब्सटेंशिएट करना भी बोलते हैं। तो ये वर्ड आएगा आर्टिकल में, कहीं नहीं आएगा, मतलब ये आ चुका है, आपने पढ़ा था बेयर आउट। चलिए, लास्ट में दो इडियम्स हैं, मेक द कट और डैम स्क्विब। मैं सभी को चाहूंगा कि एक बार फिर से इन दोनों इडियम्स पे ध्यान दो। अच्छे से करवा चुका हूं आपको याद करवा के। अगर आप कट को मेक कर रहे हैं ना, तो आप किसी कंपटीशन में, किसी दौड़ में, किसी प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर गए हैं, सक्सेसफुल मिल गई है आपको। किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस मिलती है तो यू मेक अ कट। जैसे मेरे एग्जाम की मेरिट क्रॉस नहीं कर पाया, सो आई फेल टू मेक द कट इन दिस एग्जाम। और अगर क्रॉस कर दिया, सो आई मैनेज टू मेक द कट इन दिस एग्जाम। चलिए, मेक द कट करना, किसी चीज़ को क्वालिफाई या सक्सीड करना। सक्सीड करना समझते हैं ना, कामयाबी पाना। लास्ट है जी डैम स्क्विब। स्क्विब का मतलब है पटाखा, डैम का मतलब होता है गीला। मेरे को ये बता दो, गीला पटाखा कैसा होगा? बहुत ज़ोर से बजेगा क्या? भाई, गीला पटाखा देखने में कितना भी बड़ा हो, जब आग लगाओगे तो वो बत्ती जल जाएगी उसकी, पटाखा नहीं जलेगा। तो गीला पटाखा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, बड़ा पटाखा है, बजेगा, आवाज़ होगी, लेकिन गीला होने की वजह से नहीं बज पाया। तो ऊंची दुकान दुकान फीका पकवान, समथिंग दैट डिसअपॉइंट्स डिस्पाइट एक्सपेक्टेशंस इज डैम्प स्क्विब। समझ गए? आप लेकर के आए कोई महंगी सी चीज़, ला करके पता लगा इसका तो कुछ फायदा नहीं है, सो दैट थिंग प्रूव टू बी ए डैम स्क्विब टू यू। वो चीज़ एक ऊंची दुकान फीका पकवान निकली। चलिए, होपफुली ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगा होगा, है ना। मैं बिल्कुल आपके लाइक्स और आपके प्यार पे डिपेंड कर रहा हूँ इस क्लास को आगे लाने के लिए। मेहनत लगती है हर चीज़ में, और जो चीज़ आपको बेनिफिट दे, पसंद आए, अपने उसी को अपने आगे ले जाएंगे। अब अपना अगला पोर्शन जो है वो है फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का। ये सारे ऐसे वर्ड्स अंग्रेजी में जिनके बाद में कोई प्रेपोजिशन फिक्स होता है, और अपने को एक एक करके सारे प्रेपोजिशंस को रिवाइज करना है। लेकिन उसके साथ में क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। मॉक टेस्ट लगाना आपके एग्जाम प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ testbook.com। 314 रुपये के प्राइस पे आपको 6+2 यानी 8 मंथ्स का मॉक टेस्ट पास मिल जाता है। 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे इसमें, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स होंगे। फिर अलग अलग एग्जाम्स अगर आप तैयार कर भी रहे हैं, एसएससी, बैंक्स, रेलवेज, एक ही पास में सबके मॉक टेस्ट आपको अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के मिल जाएंगे। इसी पास का प्रो वर्जन 359 में अवेलेबल है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड होंगे आपके हर एग्जाम के, उनका भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। पास को जिस भी फॉर्म में लेना हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको वहाँ पे दिखाएगा पास 349 रुपीज़ का नॉर्मल वाला। इस पे ले लेना एडिशनल डिस्काउंट लगा करके कूपन कोड YT10। कूपन को अप्लाई करते ही आपका नॉर्मल मॉक टेस्ट पास हो जाएगा 307 रुपये का। और इसी तरीके से आपका जो प्रो वाला पास है, 400 रुपये वाला पास घट करके हो जाएगा 351 रुपये का। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन। जिनको पास की जरूरत है दे कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, डिवॉइड के बाद में क्या लगाऊं, फोकस के बाद में क्या लगाऊं, इंसिस्ट, एब्सटेन, फ्ली, रिसोर्ट, पर्टेन और हिंट। देखो, पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि इन वर्ड्स के मीनिंग आपको बताऊं, फिर तो कुछ लगाओगे ना प्रेपोजिशन। डिवॉइड का मतलब है वंचित, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जिद करना, जोर देना। जैसे मैं इंसिस्ट करूं कि यार मेरी हेल्प कर दो ना, मेरे को 500 रुपये उधार दे दो ना, तो जब किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं सामने वाले से तो इंसिस्ट करते हैं। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। फ्ली का मतलब होता है भाग निकलना, रफू चक्कर हो जाना। रिसोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे उतर आना, है ना। आपको पैसे की ज़रूरत थी, कहीं से जुगाड़ नहीं हुआ तो आप चोरी पे उतर आए, तो एज अ लास्ट रिसोर्ट जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्ट।
पर्टेन का मतलब होता है रिलेट करना, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। दिस क्लास पर्टेन्स टू योर प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश सेक्शन ऑफ योर एग्जाम। ये क्लास जो है जुड़ी हुई है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से। और हिंट का मतलब आप समझते हैं, इशारा करना। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, प्रेपोजिशन सबकी फिक्स्ड है, पता होनी चाहिए। डिवॉइड के बाद में आता है ऑफ, फोकस के बाद में आता है ऑन, इंसिस्ट के बाद में आता है ऑन, एब्सटेन लेता है फ्रॉम, फ्ली के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती अगर किसी जगह से आप रफू चक्कर हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ से भाग रहे हैं, एग्ज़ाम से भाग रहे हैं, मेहनत से भाग रहे हैं, है ना, कोई समझ पाए ना, किसी चीज़ से अगर अवॉइड करके भागते हैं तो फिर फ्ली के बाद में फ्रॉम लगता है। यू कैन नॉट फ्ली फ्रॉम दिस वॉर। आप इस जंग से नहीं भाग सकते। तो जंग कोई जगह तो नहीं है, जंग तो एक एक्टिविटी है। तो किसी एक्टिविटी से भागने के लिए फ्ली के साथ में फ्रॉम आएगा। और कहीं से वैसे भाग जाओ किसी जगह से, तो फ्ली के बाद में नो प्रेपोजिशन। रिसोर्ट के बाद में आता है टू, जिस भी चीज़ पे आप रिसोर्ट करते हैं, जिस भी चीज़ पे उतर के आते हैं। पर्टेन टू करना और रिलेट टू करना एक ही बात है, किसी चीज़ से कनेक्टेड होना, जुड़ा हुआ होना। हिंट के बाद में हमेशा लगेगा एट। तो ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आपने पिछले पूरे वीक में सीखे थे, आपके सामने रिवाइज हो गए। और हाँ, क्लास के नोट्स जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में रखे हैं, जाके जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलो अब लास्ट सेक्शन है अपना वोकैब का, ये है जनरल वोकैबलरी। ठीक है, जनरल वोकैबलरी क्या है जी, ये ना तो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ना ये इडियम्स हैं, नॉर्मल वर्ड्स हैं 8-10। यहीं पे पॉज करो वीडियो को। मनीषिया क्या होता है, एंट्रीटी क्या होता है, क्विक जो है वो किसके लिए आया है, दोनों कॉलम्स आपको मैच करने हैं, है ना। सर्क्यूटस को मान लीजिए ई से मैच करवाओगे, तो इस तरीके से मैच करवाओ। चलो, होपफुली आप सबने इसको ट्राई दे दिया है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, यहाँ पॉज नहीं करूंगा, आप खुद से रोक करके ट्राई दे लेना। सर्क्यूटस क्या होता है, जिस चीज़ में सर्कल हो, और सर्कल किस चीज़ में होंगे, जो चीज़ गोल मटोल होगी। और गोल मटोल कौन सी चीज़ होगी, जो डायरेक्ट नहीं होगी, जो इनडायरेक्ट होगी, टेढ़ी होगी, जलेबी जैसी होगी। तो सर्क्यूटस का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, गोल गोल हो, मियांडरिंग हो। समझ आए। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा और आपको मैंने ऐसा इनडायरेक्ट सा जवाब दिया टेढ़ा, कि मैंने जवाब भी दे दिया और आपको सवाल का जवाब मिला भी नहीं। तो ये एक सर्क्यूटस रिप्लाई है, सीधा सीधा नहीं है ये, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। सर्क्यूटस, सर्कल से इसको कनेक्ट करके रखें, ये बन जाएगा यहाँ पे बी। अब देखो आगे दो वर्ड्स हैं, मोमेंटस और मोमेंट्री। दोनों को मैंने आपको क्लास में भी बताया था, एक जैसे वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग अलग है। दोनों वर्ड बने मोमेंट से। मोमेंट का मतलब होता है पल, मोमेंटस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो उस मोमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस मोमेंट पे बहुत बड़ी हो। जैसे 26 जनवरी जो है हमारे लिए मोमेंटस है, हर मोमेंट। 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ था, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, तो ये मोमेंटस डेज है हमारे लिए, है ना, बड़े डेज हैं। मोमेंट्री का मतलब होता है ऐसी चीज जो कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ पलों के लिए ही एग्जिस्ट करे, जो बहुत टेम्परेरी हो। समझ पाए। जैसे आपके दिल की धड़कन है, वो मोमेंट्री होगी, एक बार बस एक पल में होकर के चली जाएगी, है ना। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, दोनों अलग वर्ड्स हैं। तो मोमेंटस, समथिंग सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी डिसाइसिव और कंक्लूसिव, जैसे कि हमारे लिए देश आज़ाद होने का दिन। मोमेंट्री मतलब लास्टिंग फॉर अ ब्रीफ टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षणिक या पल भर का। और इसी के लिए एक एडवांस वर्ड है एफेमरल, बहुत बार ये वर्ड आता है। एफेमरल भी आपको याद रखना है ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये दोनों कनेक्ट हो गए अपने अपने वाले के साथ, ठीक है। अगला है जी रेपोकशन। रेपोकशन का मतलब है रिजल्ट्स, परिणाम, नतीजे। लेकिन कौन से वाले, आगे जाकर के निकलने वाले। फास्ट फूड आपने आज खाया, लेकिन आज से 20 साल बाद आपको कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो फास्ट फूड की वजह से हुई होंगी। तो वो रेपोकशंस है फास्ट फूड के। हाथों हाथ खाने से कुछ नहीं हुआ, 5 साल 10 साल बाद शरीर बीमार होने लगा। समझ पाए। अ फार फैचेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग या फार फैचेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग आर द रेपोकशंस। ये जो है ना, ये जुड़ जाएगा आई से। फार फैचेड मतलब दूरगामी, आगे तक खिंचे हुए। अगला वर्ड है एंट्रीटी। एंट्रीटी का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट, और वो इस टाइप की होगी कि जिसमें आप लगभग गिड़गिड़ा ही रहे हैं। जैसे कैदी जो है जज साहब के सामने करता है, या पुलिस के सामने करता है, चोर, है ना, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। यही होता है अंग्रेजी में एंट्रीटी। इसको बैगिंग भी बोलते हैं, लेकिन बैगिंग में क्या होता है, भीख मांग रहे होते हो आप, हो सकता है किसी चीज़ के लिए भीख मांग रहे हो। एंट्रीटी में आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। चलिए, बैगिंग को, एंट्रीटी को एक और वर्ड से बताया जाता है, शायद मैंने लिखा भी होगा, इम्प्लोर लिखा है क्या मैंने, कहाँ है यार बैगिंग, नॉट स्ट्रेट, हाँ,
ठीक है, इम्प्लोरिंग। एंट्रीट वर्ब है, एंट्रीटी, एंट्रीटी एक नाउन है और इम्प्लोरिंग बैगिंग इसके सिनोनिम्स है। हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट को बोलते हैं। अगला वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस वो है जी जो पल में तोशा पल में माशा, बड़ा जल्दी जो अपना रूप, मूड, व्यवहार बदलता हो, जो बड़ा ही चेंजेबल हो, फास्ट चेंजिंग हो, जो मर्क्यूरियल हो, क्विक सिल्वर हो। ये मैंने मरकरी से जोड़ के बताए थे दोनों वर्ड्स। मरकरी यानी पारा। मरकरी एक ऐसा धातु है, एलिमेंट है या मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, सेमी सॉलिड। चेंज हो जाएगा, आप उसको जैसे मर्जी डाल दो, उसको लोटे में डाल दो तो लोटे जैसा हो जाएगा, उसको गिलास में डाल दो तो गिलास की शेप ले लेगा, वो थर्मामीटर में डाल दो तो एकदम खड़ा हो जाएगा थर्मामीटर की तरह। तो मर्क्यूरियल हर वो चीज़ है जो मरकरी की तरह बिहेव करती है, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। मरकरी को ही क्विक सिल्वर बोलते हैं रसायन विज्ञान की भाषा में, केमिस्ट्री में, तो क्विक सिल्वर भी इसका सिनोनिम है। कोशिश कर रहा हूँ बहुत डिटेल में जाके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये वर्ड्स, भाई कितनी बार एक ही वर्ड को याद करोगे, ये आपका फाइनल टाइम हो, बस यही आपको जो है ना अपनी ये रिवीजन वाली क्लास खोल के देख लेनी है, जब भी कोई एग्जाम हो उससे पहले रिवीजन कर लेना है। चलिए मनुष्य क्या होता है जी? मनुष्य स्मॉल डिटेल्स को, छोटी छोटी जो है ना डिटेल्स, उनको बोलते हैं मनुष्य। जो ये मैं हर चीज़ में आपको छोटी छोटी डिटेल्स दे रहा हूँ, ये उस वर्ड की मनुष्य है। ये वर्ड कैसे बना है? ये वर्ड बना है माइन्यूट से। माइन्यूट मतलब छोटा, छोटी छोटी डिटेल्स, मनुष्य। अब इन छोटी डिटेल्स को, बारीकियों को एक और वर्ड से बताया जाता है अंग्रेजी में, न्यूआंस। तो दोनों वर्ड याद रखने हैं, मिनुशिया और न्यूआंस। मिनुशिया वर्ड की एक खासियत ये है कि इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो इसके आगे ई लगेगा बस। वो याद है ना, फार्मूला से फार्मूले, मनुष्य से मनुष्य, है ना, ई लगा करके प्लूरल बनने वाला वर्ड है मनुष्य। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब है कड़ा, हार्श, बहुत ज़्यादा, है ना, उस टाइप का। तो ये तो वैसे ही मिल जाएगा। लास्ट बना एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस है जो बहुत तेज चले, फास्ट हो, क्विक हो। अगर सरकार ने फटाफट से कोई अनाउंसमेंट की और अनाउंसमेंट के 3 दिनों में वो काम भी करके दिखा दिया, तो ये सरकार की तरफ से एक एक्सपीडिशियस मेजर था। अगर कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई की और 3 दिनों में मामला सुन के सजा भी दे दी, तो ये कोर्ट में एक एक्सपीडिशियस हियरिंग का, क्विक या फास्ट हियरिंग का एक एग्जाम्पल है। तो आम आदमी फास्ट बोल देता है और अच्छी लैंग्वेज में एक्सपीडिशियस बोल देते हैं। चलिए, हो गए सारे वर्ड्स, ये वोकैब का चैप्टर आपका खत्म। अब लास्ट में क्लोज टेस्ट करेंगे अपने वोकैब पे। अब बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। या क्लोज टेस्ट अभी करवा दूं? चलो अभी करवा देता हूँ, है ना, फिर ग्रामर वाले क्वेश्चन करेंगे और उनके लास्ट में अपने सब पे क्विज है ग्रामर के क्वेश्चंस का। तो चलो पहले क्लोज टेस्ट पे आते हैं। आराम से पढ़ो इसको, पॉज कर लो यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यानी ब्लैंक नंबर 1 में इन चारों में से किस वर्ड को, फ्रेजल वर्ब को या इडियम को रखोगे? इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, टीम्स ऑफ्टन या ऑफन डैश व्हेन दे परसीव एन इनजस्टिस ऑन द फील्ड। स्पोर्ट्स की दुनिया में, कॉम्पिटिटिव दुनिया में, टीमें जो हैं अक्सर इस काम को करती हैं। और कब? जब वो परसीव करती हैं, फील करती हैं, अनुभव करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं एक इनजस्टिस को, अन्याय को, खेल के मैदान में, फील्ड में। तो भाई जब अन्याय होता है तो क्या करते हैं? बीफ अप करते हैं, क्राई फाउल करते हैं, मेक द कट करते हैं या थ्रो अप करते हैं? अन्याय होता है तो आप क्राई फाउल करते हैं, ठीक है। तो टीम्स ऑफ्टन क्राई फाउल व्हेन दे परसीव एन इनजस्टिस ऑन द फील्ड। याद है ना, फाउल को बोलना चीख चीख करके कि मेरे, उसने फाउल किया है, सजा उसे मिलनी चाहिए, मुझे क्यों मिल रही है ना, क्राई फाउल। अब दूसरा वाला जो है, इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है। ये आपके ऑप्शंस है। डैश अ फेयर एंड अनबायस्ड रेफरी डिस्प्यूट्स में अराइज। कह रहे जी एक अनफायर और रेफरी के डैश से, इस डैश में क्या आएगा मुझे नहीं पता। डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं। मान लीजिए रेफरी अगर फील्ड में है और वो फेयर है और अनबायस्ड है तो डिस्प्यूट होगा? बहुत कम चांसेस है। डिस्प्यूट तो तभी होंगे जब रेफरी फेयर या अनबायस्ड नहीं होगा, या फिर रेफरी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो फेयर या अनबायस्ड रेफरी के ना होने की बात कर रहा है। और किसी चीज़ के ना होने के लिए हम सही वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर वांट ऑफ, ठीक है। तो कह रहा है जी बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग या फॉर वांट ऑफ अ फेयर एंड अनबायस्ड रेफरी डिस्प्यूट्स में अराइज। ईजी है ना। चलो आओ नेक्स्ट पे। ईजी इसीलिए क्योंकि सीख लिया आपने। कह रहा है इन द परसूट ऑफ विक्ट्री टीम्स कॉन्स्टेंटली डैश चैलेंजेस वेदर इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स और अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल्स। कह रहे जी विक्ट्री के परसूट में, जीतने की ख्वाहिश में,
टीमें जो हैं वो लगातार चैलेंजेस को डैश करती हैं। अब क्या करेंगी चैलेंजेस को? बेयर आउट करेंगी, फॉरवर्ड ऑफ करेंगी, रन इनटू करेंगी या थ्रो ऑफ करेंगी। कह रहा है चाहे वो इस फॉर्म में हो, इस रूप में हो जो है एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट का। ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी, फॉर्मिडेबल मतलब बहुत खतरनाक, जो अपने आप में बहुत, समझ गए ना, उस टाइप का प्रतिद्वंदी हो जिसके नाम से ही आपको सुन के डर लगे। तो कह रहे हैं टीम्स इस तरीके से फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स को और कभी कभी अनफॉर्सिन ऑब्स्टिकल्स को, ऐसी रुकावटों को जो पहले ना देखी हो, जिनके बारे में कोई आइडिया ना हो, उनमें डैश करती हैं। तो क्या करती हैं? अरे भाई साहब, ये रन इनटू करती हैं। रन इनटू करना, किसी चीज़ में जा घुसना, किसी चीज़ में अचानक से, है ना, इनकाउंटर करना। सब्जी लेने निकले थे, दोस्त मिल गया, वैसे ही टीम्स को भी ऐसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स या अनफॉर्सिन ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं। तो थर्ड में आ जाएगा रन इनटू सी। अब आ जाओ चौथे पे। करेक्ट, कोचेस एंड प्लेयर्स वर्क टायरलेसली टू डैश देयर स्ट्रेटजीज, इनहेंस स्किल्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर मोर रेजिलियंट टीम। कोचेज और उनके जो प्लेयर्स हैं वो वर्क करते हैं बिना थके, टायरलेसली। टायरिंग यानी थकाने वाला, टायरनेस यानी क्या होती है? टायर्डनेस, आपकी थकान। और टायरलेसली यानी थको ही ना आप। तो बिना थके काम करती हैं। इस काम को करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को, और इन्हांस करने के लिए अपनी स्किल्स को, और बिल्ड करने के लिए एक मजबूत रेजिलियंट जुझारू टीम को। अब मुझे बताओ, स्ट्रेटजीज को वो क्या करेंगे? बेयर आउट करेंगे, अशर इन करेंगे, बीफ अप करेंगे या सब्सटेंशिएट करेंगे? भाई साहब, वो बीफ अप करती हैं। किसी चीज़ को और तगड़ा, मोटा, ताज़ा बनाना, मजबूत बनाना, फोर्टिफाई करना। स्ट्रेटजीज को फोर्टिफाई करेंगे आप यहाँ पे, अशर इन वशर इन नहीं करेंगे। चलो, कह रहा है जी, एज द गेम अनफोल्ड्स स्टैटिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डैश द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एफर्ट्स। कह रहा है जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, अनफोल्ड होता है। अनफोल्ड होना, किसी चीज़ का सबके सामने आना। जैसे जैसे गेम डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, सबके सामने खुलता है, तो फिर आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स और परफॉर्मेंस के जो पैमाने हैं वो डैश करते हैं इफेक्टिवनेस को या असर को इन्हीं एफर्ट्स के। तो पहले उन्होंने काम किया, स्ट्रेटजी बनाई, फिर गेम में वो स्ट्रेटजी क्या होगी, उस स्ट्रेटजी का असर दिखेगा। ये दिखाते हैं या साबित करते हैं? साबित करने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है बेयर आउट, दूसरा वर्ड है सब्सटेंशिएट। 4 नंबर में दोनों ही आंसर बन सकते हैं, ए और डी बोथ। अगर मैं आंसर दोनों में से एक बनाना चाहूं तो मैं ए को बनाऊंगा। सब्सटेंशिएट में क्या होता है जी, आप किसी कोर्ट में, अदालत में कोई बात कह देते हो और फिर उस बात के लिए गवाह लेके आते हो। समझ गए? जज साहब के सामने आपने बोल दिया कुछ, फिर अगले दिन आए उसका कुछ गवाह या कुछ डॉक्यूमेंट लेके आए, तो सब्सटेंशिएट थोड़ा फॉर्मल तरीके से यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें बेयर आउट करती हैं, खुद का सबूत देती हैं असरदार होने का इन एफर्ट्स का। प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की कॉन्क्रीट एविडेंस को, मजबूत सबूत को लाते हुए। कह रहा अल्टीमेटली ओनली द मोस्ट स्किल्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड एथलीट्स डैश। कह रहा है आखिरकार जो मोस्ट स्किल्ड और वेल प्रिपेयर्ड एथलीट्स हैं वही डैश करते हैं। अब वो क्या करेंगे भाई? बेयर आउट करेंगे, अशर इन करेंगे, बीफ अप करेंगे या सब्सटेंशिएट करेंगे? अच्छा, ये 5वां क्वेश्चन है ना। तो चलो, ये 5वें क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे ज़्यादा ऊपर के टॉप लेवल के एथलीट्स, विराट कोहली, है ना, माइक टाइसन लेवल के जो एथलीट्स हैं वो क्या करते हैं? एक्चुअली ये 6 नंबर आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 6 नंबर के लिए ये आपके ऑप्शंस होंगे। कोरबोरेट करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं, मेक द कट करते हैं। वो मेक द कट करते हैं, सक्सीड होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, कामयाबी को पाते हैं। ठीक है ना। तो डी आपका आंसर बन जाएगा 6वें में। और 5वें में आपका आंसर 2 मैंने बना दिए थे, 2 नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा जो होना चाहिए 5वें में, बेयर आउट। चलो, अब मुझे बताना कितने बच्चे अभी तक इस क्लास में मेरे साथ बने हुए हैं, और ये कैसे बताओगे? आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 6 कितने आपको मार्क्स मिले। अब अपने ग्रामर वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। वोकैब का पोर्शन हो गया पूरे वीक का, कोई भी क्लास आपने मिस की हो, यहाँ से आपका वो मोटा वाला पोर्शन जो है कवर हो गया। वोकैब के लिए अपना क्विज भी है, 10 एरर्स हैं इसमें। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको एक ट्राई दे सकते हो वोकैब के कॉन्सेप्ट सीखने से पहले। ठीक है, बड़े वोकैब की तरफ 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-2 मिनट लेंगे चारों पे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो सारे नाउन्स हैं, नॉइज, मिस्टेक, फॉर्चून, इंप्रेशन, हेडेक, पेन, कोल्ड एंड कफ, जिनको अगर आप सिंगुलर में देखें तो इनके आगे अ या फिर एन जरूर लगाएं। देख करके
इनके आगे एडजेक्टिव को ऐसा लगा हुआ है जिसमें वॉल साउंड आ रही है तो एन लगा देना, नहीं तो इनके आगे सबके आगे जो है ए लगेगा, क्योंकि ये नाउन्स है ना हमेशा सिंगुलर होते हैं तो ए एन के साथ आते हैं ये। जैसे मारिया हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, मारिया सफ़र कर रही है एक कोल्ड से। कोल्ड का मतलब होता है जुकाम, तो यहाँ पे जुकाम वाला मीनिंग हो तभी इसके आगे अ लगाना है। समझ पाए मेरी बात को? सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। अगर कोल्ड का कोई और मीनिंग आ रहा हो फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे द क्लाइमेट इज़ कोल्ड टुडे, क्लाइमेट आज ठंडा है। कोल्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा। मौसम ठंडा है भाई साहब, क्लाइमेट इज़ कोल्ड टुडे। तो यहाँ पे बिना बात का अ मत घुसाया ना, मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूँ। मीनिंग इनका निकले, जिस मीनिंग पर निकल, जो मीनिंग मैं बता रहा हूँ उसी पे या लगेगा, ठीक है। कफ क्या होता है? खांसी, खांसी के आगे ही आपको आगे जो है अ लगाना है। पेन मतलब दर्द, हेडेक मतलब सर दर्द, इंप्रेशन मतलब छाप या छवि, मिस्टेक मतलब गलती, नॉइज़ का मतलब होता है हल्की सी आवाज़, शोर नहीं आवाज़। डोंट मेक ए नॉइस, आवाज़ मत करो। बर्तन गिरा आवाज़ हुई, तो वो वाली आवाज़ कोई होती है तो उसके लिए अपने नॉइज़ नाम का वर्ड यूज़ करते हैं, तब इसके आगे अ लगाते हैं। जनरल नॉइज़ वॉइज हो रहा हो तो उसके आगे अ नहीं लगाना शोर के लिए। अब ये फॉर्चून जो वर्ड है इसका मतलब कई सारे हैं। इसका मेन जो मीनिंग आपने देखा होगा वो होता है भाग्य, नसीब। लेकिन आपको फॉर्चून के आगे अ तब लगाना है जब ये वर्ड यूज़ होता है बहुत सारे पैसे के लिए। मेक अ फॉर्चून अंग्रेजी में एक फ्रेज है, बहुत पैसा कमाना, मेक अ फॉर्चून, है ना। तो पैसा कमाने के लिए, बहुत बड़ी अमाउंट के लिए जब फॉर्चून यूज़ हो तभी आपको अ लगाना है। चलिए कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सेप्शन भी बता देते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ही आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। मोस्ट गैम्बलर्स गैम्बल इन द होप ऑफ मेकिंग फॉर्चून समडे, ज़्यादातर जुआरी जुआ खेलते हैं इस होप या आशा में जो है मेक करने की, फॉर्चून को। मेक फॉर्चून बताया था ना आपको, बहुत पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाने की किसी दिन या समडे। तो यहाँ पे पैसा कमाने की बात हो रही है तो मेक अ फॉर्चून। यहाँ देखो, बोल्ड एक्शंस अट्रैक्ट गुड फॉर्चून, कड़े एक्शंस जो हैं, साहसी कदम जो हैं, अच्छे भाग्य को, अच्छे नसीब को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ फॉर्चून के आगे अ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। शी हैज़ मेड क्रिटिकल मिस्टेक, शी हैज़ मेड अ क्रिटिकल मिस्टेक, गलती के लिए हमेशा अ लगाएं। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, वैसे तो नोट्स आपको मिल गए, आराम से नोट्स में से निकाल लेना। ये क्वेश्चन गलत है, इनको मैं सही करने के लिए यहाँ लाया हूँ, तो ये क्वेश्चन फाइनल नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे देखो, अपने पास जनरल सा रूल ऑफ थंब ये है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपने एडजेक्टिव मान लेते हैं। जैसे ब्रेक वर्ड का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। ब्रोकन विंडो यानी टूटी हुई विंडो, ब्रोकन हार्ट मतलब टूटा हुआ दिल। जैसे बर्न मतलब जलाना, और बर्न की थर्ड फॉर्म है बर्न्ट या बर्न्ड, उसका मतलब होता है जला हुआ। तो बर्न्ट टोस्ट यानी जला हुआ टोस्ट, बर्न सैंडविच यानी जला हुआ सैंडविच। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, जिनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करती। और ये सारी वर्ब्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं, 3 तो 6 और 2 8 होंगी। तो ऐसी बहुत सारी 80 भी वर्ब्स हो सकती हैं, लेकिन मैंने वो 8 वर्ब्स लिखे हैं जो कॉमनली सबको पता होती है और एग्जामिनर पूछ लेता है। सिंक यानी डूबना, श्रिंक यानी सिकुड़ना, गेट यानी पाना, स्ट्राइक मतलब चोट मारना, मेल्ट यानी पिघलना या पिघलाना, शेव मतलब शेव करना यानी बालों को उतार देना, प्रूव का मतलब होता है साबित करना या साबित होना, शेयर का मतलब होता है काट छांट करना। इनकी थर्ड फॉर्म संक, श्रंक, ये एडजेक्टिव के लिए कभी भी यूज़ ना करें अंग्रेजी में। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एडजेक्टिव इनका ये होगा, सिंक का संकन, श्रंक का श्रंकन, स्ट्रिक का स्ट्रिकन, है ना। लास्ट में ई एन लगाते जाओ, एडजेक्टिव बनाते जाओ। द लेविश मेंशन स्टूड एज अ सिंबल ऑफ हिज इल गॉट वेल्थ, जो लेविश मेंशन था, मेंशन क्या होता है? किला बड़ा सा एकदम, है ना, 10 BHK हाउस ऐसा समझ लो, हवेली। तो ये जो लेविश हवेली थी, ये जो शानदार हवेली थी, राजशाही हवेली थी, ये खड़ी थी एक सिंबल के तौर पे, एक निशान के तौर पे उसकी उस वेल्थ का, उस दौलत का जो इल गॉट है। इल का मतलब होता है बीमार, और इल का दूसरा मीनिंग होता है खराब तरीके से किया गया काम। इल मैनर्ड पर्सन यानी खराब मैनर का आदमी। तो इल गॉट यानी गलत तरीके से पाई हुई वेल्थ का ये सिंबल था। मैं पूरा मीनिंग समझा रहा हूँ सेंटेंस का, समझ पाए ना। तो उसकी हवेली शानदार राजसी हवेली उसके गलत धंधे से कमाए गए पैसों का एक सिंबल थी। अब मुझे बताओ, ये गॉड जो है वेल्थ के लिए एक एडजेक्टिव है कि नहीं? सर बिल्कुल है। और एडजेक्टिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉड का काम तो करती नहीं है।
एडजेक्टिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ही नहीं होती, यहां लिखते हैं गॉटन। तो इल गॉट नहीं, इल इल गॉटन वेल्थ। ठीक है। द कंट्री फाउंड इट सेल्फ स्ट्रक बाय एन इकोनॉमिक डाउनटर्न डाउनटर्न। कंट्री ने पाया अपने आप को स्ट्रक, स्ट्रक यानी चोटिल, मार खाया हुआ। कंट्री ने अपने आप को चोटिल पाया, स्ट्रक पाया एक इकोनॉमिक डाउनटर्न के द्वारा, आर्थिक मंदी के द्वारा। फाउंड वर्ब के बाद में इट सेल्फ लिखा गया है और इसके लिए एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। फाउंड एक ऐसी वर्ब है जो अपने कॉम्प्लेमेंट सब ऑब्जेक्ट के लिए एक एडजेक्टिव या नाउन को ले सकती है। हमने, कंट्री ने अपने आप को कैसे पाया, स्ट्रक पाया। समझ पाए ना मेरी बात को? यहाँ एक एडजेक्टिव की जरूरत है, वर्ब नहीं चाहिए। वर्ब चाहिए होती तो फिर उसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट कहीं है नहीं। सब्जेक्ट जो है फाउंड वर्ब का कंट्री है ना, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। और स्ट्राइक वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक को आप एडजेक्टिव ना बनाएं, आप यहाँ लिखे स्ट्रिकन। इट फाउंड इट सेल्फ स्ट्रिकन बाय इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। 3 नंबर पे आते हैं, ये बड़ा आसान है। 3 नंबर ये कहता है जी, इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें हैबिचुअल एक्शन के लिए। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल एवरी डे। कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करें जब कोई काम किसी मोमेंट पे चल रहा हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू वाया दिस लेक्चर। लेकिन जब ड्यूरेशन दी गई हो, कोई काम जो है हैबिचुअली होता हो लेकिन काफ़ी दिनों से हो रहा हो, उस ड्यूरेशन के साथ में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ना तो इंडेफिनिट लगेगा, ना कंटिन्यूस, ड्यूरेशन के साथ में लग सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर सेलिंग इंडियन स्टॉक्स फॉर 2 ईयर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं इंडियन स्टॉक्स को 2 सालों से। क्या सही है क्या सेंटेंस? आप बोलोगे सर कर तो रहे हैं वो, कंटिन्यूस टेंस लगा देता हूं। आप पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, वो बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग। लेकिन आपने टाइम का ड्यूरेशन दे दिया साथ में। तो अब ये खाली कंटिन्यूस टेंस जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इससे भारी टेंस यूज करना पड़ेगा जो पास्ट की भी बात करे और प्रेजेंट की भी बात करे। तो आप यहां लिखे आर सेलिंग की जगह हैव बिन सेलिंग। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल यहां पे होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट क्यों लिखा हुआ है? ये भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहां ये भी लिख सकते हैं दे हैव सोल्ड। दोनों लिख दोगे, दोनों में से कोई भी लिखोगे वो चलेगा, दोनों का मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। हैव बिन सेलिंग के अंदर आप काम के ऊपर जोर देते हैं, वो बेच रहे हैं 2 सालों से। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्क पे जोर दिया जाता है और परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन पे जोर दिया जाता है। वो बेच रहे हैं 2 सालों से। समझ गए? काम चल रहा है, परफेक्ट टेंस जो है फॉर के साथ में ड्यूरेशन पे जोर देगा। कंटिन्यूअस टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो काम पे जोर देगा। फॉर के साथ में दोनों लगते हैं, सिंस के साथ में सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। फार्मा सेक्टर इज ग्रोइंग सिंस द पैंडेमिक स्ट्रक। फार्मा सेक्टर जो है, दवा का सेक्टर, वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है जब से पैंडेमिक ने हमला किया। स्ट्राइक वर्ब की सेकंड फॉर्म स्ट्रक लगाई हुई है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद हो तो, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, है ना। अब मुझे बताओ, फार्मा सेक्टर तो काफी वक्त से ग्रो कर रहा है। पैंडेमिक ने तो 2020 में स्ट्राइक किया था, यानी ये काम पहले भी हो रहा है और आज भी हो रहा है। तो इज ग्रोइंग नहीं, यहां पे लिखेंगे हैज बिन ग्रोइंग। समझ गए? कंटिन्यूस टेंस लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म में हैज बिन ग्रोइंग आपको लिखना चाहिए। यहां पे हैज ग्रोन नहीं लग सकता, सिंस के साथ में ये दोनों टेंस बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, हैज ग्रोन अगर लगा दिया सिंस के साथ तो इसका मतलब है ग्रो करना था, वो कर गया, अब आगे ग्रो नहीं करेगा। चलो लास्ट है, कोस्टल सिटीज एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम रेंज फॉर 3 ईयर्स। समुद्री इलाकों ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया बहुत बारिश को 3 दिनों के लिए। देखो सेंटेंस सही होता अगर ये ना लिखा होता। जब 3 दिनों के लिए किया है तो हैबिचुअल एक्शन या पास्ट एक्शन या इंडेफिनिट एक्शन नहीं बताना, आपको ये लिखना चाहिए सिटीज हैव या हैड एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम रेंज फॉर 3 डेज। डिपेंड करता है वो 3 दिन कौन से हैं। अगर 3 दिन हाल ही के हैं तो हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर 3 दिन चल रहे हैं तो हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर वो 3 दिन हो चुके हैं, पुरानी बात है, तो दे हैड एक्सपीरियंस्ड, है ना। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। और अगर 3 दिन वैसे चल रहे हैं अभी, तो हैव बिन एक्सपीरियंसिंग लिखेंगे, फिर हैव बिन एक्सपीरियंसिंग। अगर अभी भी काम जारी है तो हैव बिन एक्सपीरियंसिंग। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, ड्यूरेशन के साथ में सिंस 4 के साथ में खास ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है जी, ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अगर कोई और वर्ब आएगी तो आपको उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज करना है, ना कि टू इन्फिनेटिव में। जैसे ये जो रिज्यूम वर्ब है या अवॉइड वर्ब है, तो इसके बाद में ऐसा मत लिखें अवॉइड टू गो, गलत हो जाएगा।
अगर गो वर्ब लगानी है तो अवॉइड टू गो की जगह लिखें अवॉइड गोइंग, टू निकाल के। अब ये वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी और इनके जोड़े मैंने ऐसे बनाए हैं ताकि आपको याद रहें। एडमिट यानी मान लेना, डिनाइंग मतलब मना कर देना। कंसीडर यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, अवॉइड मतलब उस चीज़ से बचना। रिज्यूम यानी शुरू करना, फिनिश यानी ख़त्म करना। ये रिज्यूम फिनिश 2 बार आ गया। कीप ऑन यानी जारी रखना, पोस्टपोन मतलब आगे के लिए धकेल देना, ठंडे बस्ते में डाल देना। स्पेंड टाइम वेस्ट टाइम, वक्त को बिताना, वक्त को ख़राब करना, स्पेंड टाइम वेस्ट टाइम। इमेजिन यानी सोचना और प्रैक्टिस मतलब करके दिखाना। सोचना इमेजिन, प्रैक्टिस यानी करना। इंजॉय यानी मज़ा लेना, टॉलरेट यानी सज़ा को सहना, किसी चीज़ की सज़ा को या किसी चीज़ को सज़ा की तरह सहना। तो एक दूसरे के उल्टे हैं ये। कैंट हेल्प का मतलब होता है किसी काम को किए बिना ना रहना। आई कैन नॉट हेल्प क्राइंग, मैं रोए बिना नहीं रह सका। तो आई कैन नॉट हेल्प क्राइंग लिखना पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और रजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को करने से अपने आप को रोकना। आई रजिस्ट गोइंग देयर, आई रजिस्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल, आई रजिस्ट जो भी काम मैं कर रहा हूँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में 3-4 जो कहीं जोड़ा वोड़ा नहीं बन रहा था तो इनको ऐसे लिख दिया मैंने, अफोर्ड, मीन, रिस्क, और ये दोनों एडजेक्टिव है बिजी और वर्थ। पूरा पौने घंटे का कॉन्सेप्ट है जो आपको 5 मिनट में समझा दिया। किसी भी किताब में देख लो, अगर इतना समझ गए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इस कॉन्सेप्ट पे। अब क्वेश्चन दिखा देते हैं। यू शुड नॉट रिस्क मिस या मिसिंग द ट्रेन, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए ट्रेन को मिस करने का। रिस्क ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लेगी। टू इन्फिनेटिव का उसका कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ लिखें यू कैन नॉट रिस्क मिसिंग द ट्रेन, आई कैन नॉट रिस्क गोइंग देयर, है ना। शी कैन नॉट रिस्क लूजिंग हर मनी या लूजिंग हर जॉब। आर यू कंसिडरिंग टू रिज़ाइन या रिज़ाइनिंग, क्या आप सोच रहे हैं रिज़ाइन करने के बारे में। कंसीडर करना यानी किसी चीज़ के बारे में ख्याल करना, सोचना। तो यहाँ पे रिज़ाइनिंग आएगा, टू रिज़ाइन नहीं आएगा। अब थोड़ा अजीब लगेगा, आर यू कंसिडरिंग रिज़ाइनिंग, हाँ ठीक है, ये कंसिडरिंग वर्ब है, मेन वर्ब, ये रिज़ाइनिंग जीरेंड है ना। डू यू एंजॉय टू बेद या बेदिंग इन द, ये क्या लिख दिया यार मैंने, यह लिखना चाहिए इन द रेन, सही कर लेना इसको, मैं भी कर दूंगा। क्या आप एंजॉय करते हैं नहाना बारिश में। देखिए बाथ का मतलब होता है वो टब जिसमें आप सोओगे या लेटोगे और नहाओगे, बाथ टब है ना, उसको बोलते हैं बाथ। बाथरूम मतलब जहाँ बात करते हैं, ये नाउन है। लेकिन इनकी वर्ब फॉर्म होती है बेद, इसके आगे ई लग जाता है। तो क्या आप इंजॉय करते हैं नहाना, बेद करना, और किस में, रेन में यानी बारिश में। तो इंजॉय टू बेद गलत हो जाएगा। इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगेगी, इंजॉय टॉलरेट, ये जोड़ा बना हुआ है। तो इंजॉय बेदिंग द इन द मूवी, इन द रेन कर लेना यार, ये मूवी आ गया पता नहीं कहाँ से। चलो कॉन्सेप्ट सीख लिए चारों, रैप अप करते हैं क्लास को। ये क्विज आपको सॉल्व करना है, आंसर्स मैंने डाले हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने एरर्स भी गिन के लिख दिए हैं किस किस में कितनी कितनी है। एब्सटेन के बाद में क्या लगाओगे, श्रंकन को चेक कर लेना। रिसोर्ट क्या लेता है अपने बाद में, कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, किस टाइप का, टू लेता है, फोर लेता है। कॉफ कैसा नाउन है, समझ पा रहे हो ना, बस वही सब चीज़ है। इंसिस्ट वर्ब अपने बाद कौन सी प्रेपोजिशन को लेगी, फोकस वर्ब के बाद क्या प्रेपोजिशन फिक्स्ड होती है। डेकेड आ गया, टाइम ड्यूरेशन आ गया, तो टेंस क्या लगाओगे। रिस्क वर्ब अपने बाद किस टाइप की वर्ब को लेगी। पर्टेन जो वर्ब है इसके बाद में कैसा प्रेपोजिशन आता है। तो आंसर निकाल लो, 10 में से कितने मार्क्स मिले टोटल निकालना। अब पिछले वाले कितने, 6 हो गए, 10 यहाँ हो गए, यानी 16। मेरे आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, मैच करके बताओ 16 में से मार्क्स कितने मिले। क्लास अच्छी लगी हो तो बताना, और जिस बच्चे ने पूरी देखी है लास्ट में लिखना, है ना, ऐसा लिख देना PD और साथ में लिख देना मार्क्स। PD का मैं समझ जाऊँगा, पूरी देखी। चलिए नेक्स्ट वीक में मुलाकात लेंगे, ड्यूरिंग द मिड वीक ही कराऊंगा क्लास, है ना। अंटिल